अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया है एंड चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 की सबसे पहले इसकी बेसिक हिस्ट्री को देखेंगे, देन इसकी एप्लीकेशंस एंड बेसिक डेफिनेशंस के बाद हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, जो अलजेब्रा का वर्ड है, अलजबर अरेबिक से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि रिस्टोरेशन या कंप्लीशन। जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट था वो पहली दफ़ा रेने डिस्कार्ड्स ने, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ने 1637 में इंट्रोड्यूस किया। उसने अननोन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लेटर्स का यूज़ किया, जैसे एक्स। ठीक है, आज भी एक्स को अननोन वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब साइंटिस्ट ने एक्स रेज डिस्कवर की थी तो उनको समझ नहीं आया था कि वो क्या है, तो उन्होंने उन्हें अननोन रेज एक्स रेज कहा। ठीक है, इसी तरह अलजेब्रा भी अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने का एक प्रोसीजर होता है, यानी एक ये एक्सटेंशन है अर्थमेटिक का। ठीक है, इसकी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन जो कि इसी बुक में मेंशन है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक फैक्ट्री वर्कर है जो कि ओवर टाइम में काम करता है और उसे 60 रुपीज़ पर आवर ओवर टाइम के मिलते हैं। ठीक है, अगर हम ओवर टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ओवर टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें तो उसका जो टोटल एक्स्ट्रा उसकी सैलरी होगी वो 60 टी होगी। ठीक है, 60 रुपीज़ उसे मिलते हैं पर आवर के। ठीक है, तो यही अलजेब्रा का यूज़ है। इसको हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को नंबर्स और वेरिएबल्स की हेल्प से मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? स्टेटमेंट इन विच, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स दोनों को कनेक्ट किया जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे ये यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के जो साइन है इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो इस फॉर्म में दोनों वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को अर्थमेटिक ऑपरेशंस की फॉर्म में कनेक्ट किया जाए तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। ये यहाँ पे जो प्लस है और ये डिवाइड जो हो रहे हैं ये नंबर्स, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, और 4 जो है ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स इसमें वेरिएबल है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अर्थमेटिक ऑपरेशंस के फॉर्म में दोनों को कनेक्ट किया जाए उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंटेन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का यूज़ हो सकता है, और सिंबल्स यानी कि ब्रैकेट्स का भी, ग्रुपिंग सिंबल्स ब्रैकेट्स का भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड रेशनल एक्सप्रेशंस एंड इरेशनल एक्सप्रेशन। इनको हम सब डेफिनेशंस को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को देखते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, अब टर्म्स क्या होती हैं? अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये एक सेपरेट टर्म है, ये एक सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट टर्म है। ठीक है, इस चीज़ को ये हम टर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि
पोलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर, ठीक है, वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, मतलब ज़ीरो और पॉजिटिव होल नंबर्स होती हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें, अब इसकी पावर क्या है, हमारे पास ये एक्स वेरिएबल है और इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए और ज़ीरो होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 0 है तो उसका मतलब है 1 है, यानी कि पॉलिनोमियल्स कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है तो उसकी जो वेरिएबल की पावर हो वो या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये देखें वाई स्केयर और जेड है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव पावर्स हैं वेरिएबल्स की। वाई की पावर 3, यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव है। यहाँ पे जितनी एग्जांपल्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर यहाँ पे देखें आप, ये पावर इसमें -3 है, ठीक है, ये नेगेटिव पावर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी, तो ये भी, इसको भी हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे पावर में आ जाएगा, जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, तो जो कि हमारे पास इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और यहाँ पे भी ये है तो पॉजिटिव, लेकिन ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, डिग्री, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल। आगे हम देखते हैं कि डिग्री भी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, इसको देखते हैं हम। ये आपके पास एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं आपसे। अ पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। इसमें ये एग्जांपल्स भी गिवन है, 3x और 0। सिर्फ देखें आप, ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें तीनों में एक एक टर्म है, इसलिए इसको हम मोनोमियल कहते हैं। सेकंड है अ पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ये नीचे एग्जांपल्स में देखें, ए इसको हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, जो बी है वो सेकंड टर्म कंसीडर। इसी तरह आप इन सारी एग्जांपल्स में देखें तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है a polynomial having 3 terms is called a trinomial। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हों उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। नीचे एग्जांपल्स में देखें, एक्स स्क्वायर एक टर्म, 2xy सेकेंड टर्म और वाई स्क्वायर हमारे पास थर्ड टर्म है। इसी तरह इस एग्जांपल्स में भी 3 टर्म्स है। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे पोलिनोमियल जिसमें आपके पास 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स भी मौजूद हों, ठीक है, तो उसको आप 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म, इसी तरह सो ऑन कह सकते हैं। उसके बाद है व्हेन अ पोलिनोमियल is written in descending order then the first coefficient is called the लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जब पोलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लिखा जाए तो उसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो बड़े से छोटे की तरफ लिखी गई हो तो उसका जो सबसे बड़ा वेरिएबल की जिसकी पावर होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। देखें ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब जैसे ये एग्जांपल है, p ऑफ x इक्वल टू 3x4 माइनस 2x के प्लस 1। अब यहाँ पे 4 बड़ा है, फिर उसके बाद पावर 2 है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब इसमें जो आपका जो फर्स्ट जो टर्म है x4, इसके साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल
विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। ठीक है, अब इसमें डिग्री भी क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है किसी भी टर्म में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, अब इसमें जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसकी जो पावर होती है हाईएस्ट पावर, अब यहाँ पे तो एक वेरिएबल का यूज़ हुआ है, कुछ ऐसी एग्जांपल्स होंगी जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ होगा, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके पास डिग्री होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। यहाँ पे ये ब्लर था तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया साथ इसके। सबसे पहले इसकी टाइप है ज़ीरो पॉलिनोमियल और नो डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये क्या होती है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ नो डिग्री। ठीक है, ज़ीरो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री नहीं होती। ठीक है, जैसे एग्जांपल 0x³ + 0x। ठीक है, 0 को x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर इसका 0 ही आएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है उन्होंने साथ 0 आल्सो 0x³ + 0x इज अ नो डिग्री पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें क्या है, कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज 0 इन ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये इम्पोर्टेंट है, तो आपने लाजमी इनको देखना है। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल में हमारे पास एक तो नो डिग्री होती है और इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इसकी टाइप कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हमारे पास जो डिग्री हो वो कांस्टेंट हो तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि ये देखें, अगर इसकी x की पावर 0 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन x की पावर किसी भी चीज़ की जो पावर होती है वो अगर 0 हो तो उसका मतलब है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये जब जितनी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ये सारी हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x है, इसकी पावर 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें दो वेरिएबल्स का यूज हुआ है x और y, तो दोनों जो वेरिएबल्स हैं दोनों की पावर 1 है तो इसका मतलब है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एक और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी पावर्स को अगर हम ऐड करें तो तब भी 1 आए तो तब उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन जो इसके लीनियर तब होगा जब इन दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा तब हम उसे लीनियर कहेंगे। ठीक है, अब देखें x की पावर 1 है, 1 + 0 क्या होता है 1, तो ये तब इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो पॉलिनोमियल्स हैं जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 हो, यानी कि जो भी वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है उसकी डिग्री उसकी पावर 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x² x की पावर क्या है 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड एग्जांपल में देखें वही स्टेप, अब यहाँ पे आपके पास x और y के हैं, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 + 1 2 आएगा तो इसको भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये इसमें 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन तीनों की जब आप पावर्स को ऐड करते हैं, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 0 है, 1 + 1 + 0 तो तीनों को ऐड करके आपके पास 2 आता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 9x³ माइनस 7x प्लस 5। आपने सब वेरिएबल्स की पावर को ऐड नहीं करना, जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी ना, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये बेशक और बाकी भी उसमें वेरिएबल्स और भी टर्म्स हों, लेकिन जो हाईएस्ट आपके पास वेरिएबल की पावर होगी आपने सिर्फ उसको देखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है x, z, y, ये तीनों वेरिएबल्स को जब आप ऐड करेंगे इनकी पावर को, तो आपके पास 3 आएगा, तो इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। देन नेक्स्ट एग्जांपल में x की पावर 2y है, 2 + 1 आपके पास 3 होता है, तो ये भी आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑल अदर पोलिनोमियल्स हैविंग नो specific name with respect to degree but simply we call them polynomials of degree 4, 3, degree 5, ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसे polynomials जिनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, लेकिन उसको आप पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 या 5 कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल्स को के कोफिशिएंट्स को भी चेक करके क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल -3x² + 4x - 1 ये एक पोलिनोमियल है। इसमें सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, बिकॉज इसमें जो -3, 4, -1 है, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। -3 नेगेटिव इंटीजर है, 4 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये सारे जो नंबर्स हैं ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2y³ - πx² + 22/7, ये भी आपके पास पोलिनोमियल्स हैं विद रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप कोफिशिएंट्स यूज़ हो रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं, तो ये भी आपके पास पोलिनोमियल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। इसमें स्टूडेंट्स आप पोलिनोमियल्स को वेरिएबल्स के मुताबिक भी क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा एग्जांपल जिसमें आपके पास एक वेरिएबल यूज़ हुआ हो, ऐसी एग्जांपल जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हों, 3 वेरिएबल्स भी आपके पास यूज़ हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है x², y, z, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। ये x² y यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप पोलिनोमियल्स को वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने हमें रिकॉल दिया कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री, ठीक है। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो पोलिनोमियल में, वो आपके पास डिग्री होती है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ मोर देन 1 वेरिएबल आर बीइंग मल्टीप्लाइड इन टर्म्स ऑफ अ पोलिनोमियल देन द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल प्रेजेंट इन अ टर्म। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। वो कह रहे हैं कि जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब यहाँ पे देखें x² y दैट, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डिग्री कैसे इसकी चूज़ करनी है, इन तीनों वेरिएबल्स की पावर्स को आपने ऐड करना है। और अब ये भी है, इसमें यहाँ पे भी आपके पास 3 वेरिएबल है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे आपने देखना है कि तीनों वेरिएबल्स को ऐड करके आपके पास क्या इसकी पावर आ रही है। तीनों वेरिएबल्स की पावर 4 आ रही है, यहाँ पे आपके पास आ रही है 13 आ रही है, और z की पावर यहाँ पे 4। तो इस एग्जांपल की आपके पास डिग्री क्या होगी, ये हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट जो पावर होती है आपकी, वो आपके पास डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री आपके पास 13 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जो पोलिनोमियल्स के टाइप्स ही, उसमें सेकंड टाइप है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x by q of x, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि p by q फॉर्म में लिखा हो, लेकिन इसमें जहाँ पे p of x और q of x आपके पॉलिनोमियल्स हों, लेकिन q of x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसे हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके पास,
पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की, ये आपके पास दोनों जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों पोलिनोमियल्स हैं, और जो क्यू ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन या सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई लोएस्ट फॉर्म में करने का क्या तरीका है, फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कम्प्लीटली। सबसे पहले हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, फिर उसके बाद देन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर कॉमन फैक्टर्स। जो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड करना है, जो इनके डिनोमिनेटर के आपके पास कॉमन फैक्टर्स होंगे उसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है री राइट द रिमेनिंग टर्म्स एज अ फ्रैक्शन कंप्यूटिंग ऑल प्रोडक्ट्स, दिस विल बी द रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी कि उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कुछ टर्म्स आपस में कट हो जाएंगी, बस सिंप्लीफाई करके आपने उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और लास्ट जो पोलिनोमियल की टाइप है वो है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सकता हो। तो जहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल्स हैं, लेकिन क्यू क्या है, क्यू इज़ नॉट अ ज़ीरो पोलिनोमियल, क्यू जो है वो ज़ीरो पोलिनोमियल ना हो तो उसे हम इरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स इरेशनल एक्सप्रेशन की भी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं करना है आपने, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द वेरिएबल्स बाय नंबर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वेरिएबल्स को रिप्लेस करें नंबर्स के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसे आप सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ न्यूमेरिकल आंसर बाय सब्स्टिट्यूटिंग नंबर फॉर ईच वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि आप जैसे ये एक आपके पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, जब आप इसमें ये जो x इक्वल टू -1/2 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा। ठीक है, अब जहाँ पे वेरिएबल x जहाँ पे है उसमें आप x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा, तो उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यूनिट नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शन की हिस्ट्री, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हमने पढ़ लिया है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, हमने उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 15ax³ y², 25a² xy की पावर 6। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो इसके साथ कोएफिशिएंट्स हैं जैसे 15 और 25, इनकी हमने सबसे पहले कटिंग करनी है। ठीक है, तो हमने देखना है कि दोनों कौन से सेम नंबर से कौन से सेम टेबल से ये आपस में कट हो रहे हैं। तो हमने देखा दोनों नंबर्स के एंड में 5 आ रहा था, तो ये इसकी कटिंग सिर्फ 5 से हो सकती थी। 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 5 ज़ा 25 होता है। फिर उसके बाद जो इसके साथ वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको आप सिंप्लीफाई करके बताती हूँ ये कैसे इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे a की पावर 1, डिनोमिनेटर में भी a की पावर है 2 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो जहाँ पे हाईएस्ट पावर है, जैसे a इधर डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, आपने जिसकी हाईएस्ट पावर है यानी जिसकी पावर बड़ी है उसको अपनी जगह पे ही लिखे रहने देना है, और जिसकी पावर छोटी है उसको बड़ी पावर वाले के साथ आके आपने लिख देना है। यहाँ पे यानी कि a² है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 छोटी है तो आपने क्या करना है, उसे a की पावर 2 के साथ आके लिखना है। ठीक है, तो a की पावर 1 है, पॉजिटिव पावर
पावर है, जब उसको आप डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए, अगर पावर पॉजिटिव है तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जब हम a की पावर 1 को a की पावर 2 के साथ हमने आके लिखा तो वहाँ पे पावर a की पावर -1 होगी, क्योंकि ये न्यूमरेटर में लिखा था तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आए तो हमारे पास a की पावर -1 होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास दो और वेरिएबल्स का भी यूज़ है, इसी तरह उनको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। x की पावर 3 है, x की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो x की पावर 3 को आपने अपनी जगह पे रखना है, x की पावर 1 को आपने इसके साथ आके लिखना है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें दूसरा वेरिएबल y है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 6 है। तो आपने क्या करना है, y की पावर 2 को y की पावर 6 के साथ आके लिखते हैं, तो y की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएगी तो -2 हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो हमने कर लिया, कोएफिशिएंट्स की कटिंग कर ली, वेरिएबल्स को अरेंज कर लिया, यानी कि a जो सेम थे उनको हमने एक जगह पे लिख दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि दो आप देखें सेम जब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब दो सेम नंबर्स यानी दो, जैसे कि x और x सेम है, एक जैसी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। अब x और x सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, लेकिन इधर x की पावर के साथ -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1। यहाँ पे a की पावर 2 है, a की पावर -1 है, ये भी दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों ऐड होके लिख देंगे, लेकिन इधर -1 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आएगा। अगर कोई साइन होता तो हम उसको +2 +1 लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ माइनस साइन है तो हम 2 - 1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड है, यहाँ पे भी y दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 6 - 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेम टर्म्स हैं तो दोनों को आप जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड करके लिख दी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, a की पावर 2 - 1, 2 में से 1 गए 1 आ गया, 6 - 2 y की पावर 4 आ गए। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, लोएस्ट फॉर्म में हमने इसको जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन था उसको रिड्यूस कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 38k² p³ m4 डिवाइडेड बाय 57k³ pm²। तो इसमें भी आपने सबसे पहले देखना है कि इसकी किसके साथ कटिंग हो रही है, ठीक है। तो 38/57 है तो इसकी स्टूडेंट 19 के साथ कटिंग हो रही है, 19 2 ज़ार 38 होता है और 19 3 ज़ार 57 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट्स की कटिंग कर ली, 2/3 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपने वही करना है, जो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाले होंगे उनको अपनी जगह पे रखना है, जो उसी सेम टाइप की, यानी कि अब k³ है k² है, अब k की पावर -2 छोटी है तो उसको आपने हाईएस्ट पावर वाले के साथ आके लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने k की पावर जो 3 थी वो जो हाईएस्ट पावर थी डिनोमिनेटर में थी, और k² जो छोटी पावर है न्यूमरेटर में थी उसको हमने डिनोमिनेटर में ला के लिख दिया, k की पावर -2 हो गया। और यहाँ पे जो p3 है और डिनोमिनेटर में p1 है, तो बड़ी पावर जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर में है तो छोटी पावर को उसके साथ लिख देंगे। इसी तरह हमने m डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी है तो हमने क्या करना है, m को भी ऊपर जाके लिख देना है, ठीक है, बड़ी पावर वाले के साथ। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो, ये दोनों आपस में दोनों सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप समझे कि यहाँ पे माइनस हम क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ पे इसके p की पावर -1 है तो इसलिए हमने यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन डाला, अदरवाइज इसके साथ कोई साइन ना होता तो हम यहाँ पे प्लस डालते, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों m और m भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को भी हम आपस में ऐड कर देंगे, 4 - 2, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है।
तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ। 4 शिफ्ट प्लस ब्रैकेट -2, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स इसको इसमें m की पावर को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए प्लस माइनस माइनस मैंने करके यहाँ पे लिख दिया। 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, m की पावर 2। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज़ है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, उसी तरह जैसे ऊपर वाले 2 पार्ट्स किए क्वेश्चन नंबर 1 के, इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करना है हमने। तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास m की पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर में m की पावर 2 है। तो आपने जो लोएस्ट पावर वाले वेरिएबल हैं उसको आपने हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ आके लिख देना है, सेम वेरिएबल के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे n की पावर 4 है, यहाँ पे n की पावर 3 है, तो आपने n की पावर 3 को न्यूमरेटर में लिख देना है। यहाँ पे p की पावर 1 है, p की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में बड़ी है तो आपने p की पावर 1 को डिनोमिनेटर में ले आना है। और q a की है तो आपने इसको अपनी जगह पे ही रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है कि आपने पावर्स को दोनों जो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने उनको ऐड करके लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और क्यू साथ एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया n क्यूब m p की पावर 3, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है 3abc डिवाइडेड बाय 15a² b² c, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 3 और 15 दोनों की कोएफिशिएंट्स की कटिंग हो रही थी। 3 के साथ 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 3 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जो न्यूमरेटर में वेरिएबल्स की पावर है, तीनों वेरिएबल्स की पावर 1 1 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों को आप डिनोमिनेटर में लें, ठीक है। यहाँ पे देखें c की पावर 1 है, यहाँ पे भी c की पावर 1 है। आपकी मर्जी, आप इसको c को c के साथ कैंसिल भी कर सकते थे, या c को आप न्यूमरेटर में भी लेके जा सकते थे, तब भी आंसर आपका वही आता है। जब सेम पावर हो आपको सिंपली उसको कटिंग भी कर सकते हो, या इस तरह आप उसको एक जगह पे ला के उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी हो रहे हो तो उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो a की पावर 1 था उसको हम डिनोमिनेटर में लेके आए, a की पावर -1 हो गया। इस तरह b की पावर 1 को डिनोमिनेटर में लाया हमने, b की पावर -1, यहाँ पे c की पावर को भी लेके आए तो c की पावर -1 हो गया। इस तरह जो सारे वेरिएबल्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम आपस में ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। ऐड करने का मेरा मतलब है जब दोनों आपस में सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी बेशक कोई भी नंबर हो वो मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम, उनकी पावर्स अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट या सेम कुछ भी हो तो उनको हम आपस में ऐड करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस होंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 - 1 1 होता है, इधर b की पावर भी 2 - 1 है, वो भी 1 आ गया। 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेटर पर भी करके बता दूंगी। किसी भी 2 की पावर 0 है, 100 की पावर 0 है, 1000 की पावर, किसी भी नंबर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आते हैं। तो c की पावर 0 की जगह हमने 1 लिख दिया। तो 5ab को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 5ab आएगा। तो ये इसका हमारे पास फाइनल जो आंसर आया है वो 1/5ab आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो है हमारे पास 46 l³ m की पावर 4 n की पावर 5 डिवाइडेड बाय 69 l² m³ n की पावर 4, ठीक है। सबसे पहले आपने जो काम करना होता है, जो इसके साथ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उनकी स्टूडेंट्स क्या करनी होती है, कटिंग करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कौन सा ऐसा सेम टेबल है जो इन दोनों में जाता है।
तो 23 2s आर 46 होता है, और 3 टाइम्स 69 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर ली है। देन आपने नेक्स्ट स्टेप उसी तरह सिंप्लीफाई करना है। जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स हैं उसके साथ सेम वेरिएबल्स वाले जो लोएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स हैं उनके साथ लिखना है आपने। जैसे यहाँ पे आपके पास एल की पावर 3 और डिनोमिनेटर में एल की पावर 2 है, तो आप इसको एल की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे एल की पावर 2 को, तो यहाँ पे आपके पास एल की पावर -2 आ जाएगा। इस तरह m3 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -3, n4 को ऊपर लेके जाएंगे तो n की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो सेम वेरिएबल्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स को आपने इकट्ठा कर देना है। ठीक है, 3 - 2 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, एल की पावर 1। इस तरह m और m दोनों सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 - 3 आपके पास 1 आ जाएगा, 5 - 4 आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, जो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें स्टूडेंट इजी सा है लेकिन थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। x - 3 डिवाइडेड बाई 3 - x। तो आपने क्या करना है, इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर को भी आप अरेंज कर सकते हैं न्यूमरेटर की तरह। तो इसमें मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 3 के साथ क्या साइन है, प्लस है। ठीक है, कोई साइन हो तो उसका मतलब है प्लस साइन है। तो हम उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना। अब जैसे -x है तो -x को मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ और 3 के साथ प्लस साइन है तो वो पहले बाद में लिख दी। तो इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लूँगी तो प्लस साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये x - 3 न्यूमरेटर वाले x - 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/-1। तो 1/1 1 ही होता है और साथ माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है वो है x² - 81 डिवाइडेड बाई x + 9। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, एक ये फार्मूला का यूज़ होगा आपके पास, a² - b² इक्वल होता है a - b a + b। तो स्टूडेंट हमें पता है जो 81 होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर ना भी पता है तो आप इसको कैलकुलेटर में लिख दो √81। ठीक है, √81। तो जो भी उसका आंसर आएगा तो मतलब वो जो भी आंसर आएगा तो उसका मतलब है वो उसका स्क्वायर। जैसे हम कैलकुलेटर में √81 लिखते हैं तो कैलकुलेटर उसका आंसर 9 देगा। ठीक है, अगर आप √16 लिखते हो तो उसका आंसर 4 है, तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है। ठीक है, तो x² - 81 है, 81 की जगह मैंने 9² लिख दिया और डिवाइड में जो x + 9 है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, a² - b² इक्वल टू a - b a + b का फार्मूला हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे x² - 9² है, ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन हो। तो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन हो तब भी ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना। जब माइनस का साइन होता है तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूले का यूज़ किया, यहाँ पे x² - 9² की जगह आ गया x - 9 x + 9। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में x + 9 था वो ऊपर वाले x + 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा x - 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 3rd पार्ट है हमारे पास, r + 3 × r + 4 डिवाइडेड बाई r² - 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देखें 16 है, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको इस तरह डायरेक्ट पता नहीं चलता पेपर में या किसी भी टाइम तो आप कैलकुलेटर में √16 लिखोगे तो जो भी आंसर आएगा, अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास आंसर 4 आया तो इसका मतलब है जो 4 है वो
4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आर स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, तो आपके पास आ जाएगा आर माइनस 4 इंटू आर प्लस 4। तो आर प्लस 4 जो है वो न्यूमरेटर में जो आपके पास आर प्लस 4 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा आर प्लस 3 डिवाइडेड बाय आर माइनस 4, ठीक है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है। आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, तो उनकी वैल्यूज़ भी आपके पास दी हुई हैं, तो आपने उनको सिंप्लीफाई करके उसका न्यूमेरिकल आंसर लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है 3 इंटू आर स्क्र माइनस एस स्क्र, और इसमें आपके पास दिया हुआ है आर की वैल्यू और एस की वैल्यू, आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है और एस इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं आर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू -1, आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। आर की जगह आर की वैल्यू आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन एस की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस साइन -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, ठीक है। आपने अगर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे -1 के स्क्वायर को -1 ही लिख देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में भी कुछ स्टूडेंट्स लिखते हुए गलती करते हैं। जब भी आप माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लें या कुछ कोई और भी पावर फाइंड करनी हो आपने, तो आपने लाजमी ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स 2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 4 होता है, माइनस साइन एज इट इज़, और -1 का जो स्क्वायर है वो 1 होता है। 4 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर 9 आ गया, जो कि एक न्यूमेरिकल आंसर है, ठीक है। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 1/2 mv² एट m इक्वल टू 18.75 एंड v इक्वल टू 5.6, ठीक है। एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है और हमारे पास m और v की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमने क्या करना है, m और v की वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, ठीक है। इसको इसी तरह इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, देन हमने m और v की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करना है। m की जगह हमने m की वैल्यू लिख दी और v की जगह v की वैल्यू लिख दी। अब v के ऊपर आपके पास स्क्वायर है, तो v की वैल्यू 5.6 है, तो 5.6 का स्क्वायर आएगा, तो इस कैलकुलेटर में आप 5.6 की स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपके पास 31.36 आएगा। देन आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 18.75 को मल्टीप्लाई करवाओगे 31.36 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 588। तो 588 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 588 डिवाइड में 2 आ जाएगा एज इट इज़। इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो आंसर है वो 294 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है √2GS। इसमें आपके पास g की वैल्यू दी हुई है 32.2 और s की वैल्यू दी हुई है 144.9, ठीक है। इसी तरह आपने ये जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। देन आपने इक्वेशन 1 में g और s की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। g की जगह आप g की वैल्यू को पुट करोगे और s की जगह s की वैल्यू को पुट करोगे, तो ये तीनों आपस में टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 और g और s, ठीक है। कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 32.2 मल्टीप्लाई 144.9। अब ये तो वेरिएबल्स हैं, इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स अब जैसे ये हैं इनको तो एज इट इज़ हम एक ही जगह पे नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम इसको एक जगह पे लिखेंगे तो देखने वाला ये समझेगा कि ये एक ही नंबर है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हमने इनको दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है, या आप ब्रैकेट्स का यूज़ भी कर सकते हो। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9331.56 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका अंडर रूट लेना है कैलकुलेटर पर भी, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 96.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका जो आपके पास फोर्थ पार्ट है वो है
3x माइनस वाई प्लस 1/z if x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू -1/3। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। जब आप इसमें इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास x की जगह x की वैल्यू आपने पुट करनी है, y की जगह y की, और z की जगह आपने z की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो x की जगह हम x की वैल्यू हमारे पास -1/2 गिवन है, वो पुट कर दी। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, 3 पुट कर दी। और z डिनोमिनेटर में था तो z की वैल्यू हमने -1/3 पुट कर दी, ठीक है। तो अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये -3 ये वाला एज इट इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, अब जो डिनोमिनेटर में है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है नंबर। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हो, जो था ये जो सेकंड प्लेस वाला ये जो नंबर है, जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, यानी कि जो 3 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 से डिवाइड होगा तो आपके पास इसका आंसर 3 आ जाएगा। -3 और -3 आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है। इसके इधर इसका मतलब है आपके पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो उसका मतलब होता है वहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है। ये 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो मतलब 1 है, ठीक है। तो उसके बाद 2 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो हमने 2 और 1 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आया। तो आपने क्या करना है, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, एक दफ़ा लिखना है, और न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। -3 -12 एज इट इज़ आ जाएगा और न्यूमरेटर आपके पास एक दफ़ा आ जाएगा। तो -3 -12 जो है वो आपके पास -15 होता है। -15/2 आपके पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो -7.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो इसका 5th पार्ट है वो है हमारे पास 0.1d² प्लस 0.01d प्लस 1 इफ d इक्वल टू -0.2। तो इसमें आपके पास एक वेरिएबल का यूज़ हुआ है और तो d की वैल्यू गिवन है -0.2। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपल d की जगह d की वैल्यू पुट कर देनी है। d का स्क्वायर है तो -0.2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे d है -0.2 प्लस 1। -0.2 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 0.02 आया, और यहाँ पे आपने -0.2 को 0.01 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आया प्लस माइनस माइनस आ गया, और 0.01 को 0.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.002 आ जाएगा और प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। इस तरह जब हमने -0.2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 0.04। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 0.04 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो 0.04 को मल्टीप्लाई करवाए 0.1 से तो हमारे पास आया 0.004। तो उसके बाद तीनों टर्म्स को, तीनों नंबर्स को हमने सिंपल क्या करना है, इनके साइन के साथ जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास 1.002 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो 6 पार्ट है वो है हमारे पास 4/7 b³ माइनस ये हमारे पास एक मिक्स नंबर 3 होल 1/2 लिखा हो b² प्लस b माइनस c इफ b इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें आपने सिंपल इसको इक्वेशन जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है और b की वैल्यू जो गिवन है उसको आपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो b की वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो b की 1/2 का होल क्यूब माइनस
बी की जगह मैं इस होल नंबर को सिंप्लीफाई करना बताती हूँ आपको। पहले हम बी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू आपके पास 1/2 का स्केयर है तो होल स्केयर आ जाएगा, प्लस बी 1/2 माइनस सी इधर एज इट इज। तो अब ये देखा होल नंबर, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को आपने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, देन जो न्यूमरेटर में नंबर है उसके साथ इसको ऐड कर, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6 आया। 6 में हमने क्या करना है, इस नंबर को ऐड कर देना है। 6 + 1 7, 7 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, होल क्यूब को सॉल्व करना है। 1 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास 1 होता है, और 2 का क्यूब का मतलब है हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इस तरह 2 मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 × 2, ठीक है। ये सॉरी, ये 2 को हमने 3 दफ़ा क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। कोई भी पावर, किसी भी चीज़ की पावर, जैसे अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 2 को हमने 2 से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 1 का जो पावर थी, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, लेकिन 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने 1 का जो स्केयर होता है 1 और 2 का स्केयर 4 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी टर्म्स हमने एज इट इज ही लिखी रहने देनी है। उसके बाद आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 आ जाएगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 56 आएगा, और यहाँ पे जब आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 7, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 8, प्लस 1/2 माइनस 3, ये एज इट इज आ गया। तो उसके बाद आपने 4 और 56 की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो 4 × 1 = 4, और 4 को 56 के साथ आप जब इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन सारे टर्म्स का एलसीएम लेना है, ठीक है। जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म्स दी हुई हैं उनका आपने एलसीएम लेना है। 14, 8 और 2 जो आपके पास डिनोमिनेटर में, उनका जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 56 आया। तो इसका मतलब है कि हमने जो डिनोमिनेटर में है वो 56 बनाना है, ठीक है। तो अब 14 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 56 आएगा। तो 14 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 56 आया। तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी के साथ आपने ऊपर भी न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, इस तरह 1 को भी आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसके बाद 8 को भी हमने यहाँ पे भी 56 बनाना है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए आपने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, ठीक है। तो सेम करने के लिए आप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स में होते हैं नंबर्स उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब हमने लिया तो ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवा के देखा, हमारे पास 56 आया। तो 56 आया तो हमने, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 56 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह 14 लिखा था, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 56 आएगा। इसी तरह जब हमने देखना है कि 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 56 आए। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 56 आएगा, तो हमने 7 को फिर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसी तरह 2 को हम 28 से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 56 आते हैं। इसी तरह 28 को ऊपर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है 1 है। तो हम यहाँ पे भी हमने 56 को बनाना है, तो 1 को 56 के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे 56, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हमने डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखना है और न्यूमरेटर को जो भी सेम साइन है उनके साथ इकट्ठा करके लिख देना है। तो इन सब को हम जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करवा के आंसर इसका आ गया -185 डिवाइडेड बाय 56। तो स्टूडेंट अब इसको हम होल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसको अंदर रखना है और 56 को आपने बाहर रखना है, ठीक है। तो 56 3 * 168 होता है, जो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 17 आ गया, ठीक है। तो जब आप इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, ये एरो की फॉर्म में मैंने इजी मेथड से समझाया आपको। ये 17 को आप ऊपर न्यूमरेटर में लिख देते हैं
और जो 3 होता है, ये जो ऊपर जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं होल नंबर की जगह यहाँ पे ये, और ये जो 56 होता है इसको आप ये डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह आप एरो लगा लिए करें तो इस तरह आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस का साइन था वो एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, इफ़ nth triangular number is represented by t of n equal to n into n plus 1 divided by 2, then find 100th ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है। एक हमारे पास nth ट्राइंगुलर नंबर दिया हुआ है, हमने 100th ट्राइंगुलर नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे n की जगह आपने 100 पुट कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 100 पुट कर देना है, तो आपके पास 100th नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह हमने 100 पुट कर दिया, अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी n था तो उधर भी 100 पुट कर दिया। 100 प्लस 1 हमारे पास 101 होता है। इस तरह डिनोमिनेटर में 2 था, 2 और 100 की कटिंग करवाई, 50 आ गया। 50 को जब हम 101 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5050 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, इफ़ p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 d of x दिया हुआ है एंड q of x इक्वल टू x प्लस 5, तो देन शो दैट p of 2 डिवाइडेड बाई q of 2 इक्वल टू d of 2, ठीक है। तो आपने ये शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास जो गिवन है वो p of x फंक्शन दिया है, d of x भी और q of x भी। तो आपने ये शो करना है कि जो p of 2 डिवाइडेड बाई q of 2 है वो इक्वल है d of 2 के। तो जो सिंपल स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो p of x वाला फंक्शन है आपने x की जगह सिंपल 2 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास q of 2 है, तो डिनोमिनेटर में आपने ये जो फंक्शन q of x इक्वल x प्लस 5, तो x की जगह यहाँ पे भी आपने 2 पुट कर देना है। इस तरह इक्वल के बाद भी आपने d of 2 d वाले फंक्शन में यहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर था, 2 पुट करेंगे तो x की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 x की जगह 2 आ गया, माइनस 15 एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमने q of 2 पुट करना था, तो q of x इक्वल टू x प्लस 5 के, तो यहाँ पे भी आपने 2 पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5, ठीक है। इक्वल के बाद हमारे पास है 2 माइनस 3, तो ये आपके पास d of 2 पुट करके आया। तो d of x स्टूडेंट हमारे पास क्या है, x माइनस 3, तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे x की जगह, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 आ गया, माइनस 15, 2 प्लस 5 हमारे पास 7 होता है, और 2 माइनस 3 स्टूडेंट हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा तो साइन माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला जो साइन होता है वो ही लगाते होते हैं। इसके बाद इसको 4 प्लस 4 हमारे पास 8 आ जाएगा, और माइनस 15 एज इट इज़। 8 में से 15 जाएंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पर बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा, 7 को 7 के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास -1 इक्वल आ गया है -1 के। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, हमारे पास -1 इक्वल आया है -1 के। तो इसका मतलब है जो p of 2 डिवाइडेड बाई q of 2 है वो हमारे पास इक्वल है d of 2 के, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है इफ़ g of x इक्वल टू 1/2x क्यूब प्लस x/2 प्लस 2, और फाइंड हमने क्या करना है g of -1/3। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें सिंपल क्या करना है, x की जगह आपने -1/3 को रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -1/3 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x डिनोमिनेटर में, तो -1/3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3, क्योंकि x क्यूब है। इस तरह यहाँ पे आपके पास प्लस साइन एज इट इज, x की जगह आपके पास -1/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और +2 इधर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, -1 का क्यूब क्या होता है, हमारे पास -1 है। इसका मतलब जब आप -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास -1 आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के बता देती हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, -1 को जब आपने
-1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, माइनस माइनस प्लस, +1 आ गया। इसी तरह जब +1 को दोबारा -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस माइनस माइनस, और 1 को 1 से करवाया तो 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, दोबारा माइनस साइन, यानी कि माइनस, अगर पावर ओड है तो आपके पास उसका माइनस का क्यूब पावर लोगे तो वो आपके पास माइनस आएगा। अगर पावर इवन है तो आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ वो नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ओड है, इसलिए आपके पास -1 आया है, ठीक है। और 3 का क्यूब जो है, 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास ये -1 प्लस माइनस माइनस आ गया, और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में था वो इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और +2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये जो माइनस डिनोमिनेटर में साइन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर साइन नीचे है तो उसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना। 2 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 3 ज़ा 6 आया है, तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, ठीक है। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास 6 आए, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास 6 आए, यहाँ पे 6 एज इट इज़ है। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इस तरह 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 81 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमारे पास सेम हो गया, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर सेम हुआ है उसको एक दफ़ा लिख देंगे, और जो न्यूमरेटर है उसको सेम, ये जो साइन इधर लिखे हुए हैं उन्हीं साइंस के साथ लिख देंगे, ठीक है। मीन्स आपको कैलकुलेटर में जब आपने सिंपली सोल्व किया तो आपके पास आ गया -70/6। तो इसकी स्टूडेंट्स हमने कटिंग करनी है, तो कटिंग करके हमारे पास इसका आया -35/3। अब 35 यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, तो उसको जब हमने इसकी डिवीजन की तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -11/2/3, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस तरह 3 1 ज़ा 3 होता है, 5 इधर नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास 2। तो आपने क्या करना है, उसी तरह जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एरो का यूज़ करके बताया है, उसी तरह आपने यहाँ पे भी इस तरह इस मिक्स नंबर को आपने लिख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी। द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल is approximately equal to 38808 centimeter cube and the radius of the ball is given by, यानी कि इसमें आपके पास जो वॉल्यूम है बास्केटबॉल का वो आपके पास दिया हुआ है, और रेडियस आर जो है वो इक्वल है √, होल क्यूब 3v डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसमें v कह रहे हैं कि वो वॉल्यूम है, तो आपने इसमें रेडियस फाइंड करना है बॉल का, और पाई आपके पास वो कह रहे हैं 22/7 के इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें गिवन है वॉल्यूम भी और पाई। अब लाजमी नहीं है क्वेश्चन जो पेपर में आए उसमें आपके पास पाई की वैल्यू भी गिवन हो, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो हम ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और देन हम सिंपल क्या करेंगे, इधर इसमें v और पाई की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंपल हमने यहाँ पे v और पाई की वैल्यू को पुट करना है। v की वैल्यू हमारे पास 38808 है, और पाई की वैल्यू 22/7 है। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, यानी कि 7 डिनोमिनेटर में लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, और 22 डिवाइड में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों की कटिंग करके हमारे पास, या कैलकुलेटर में भी आप सिंपल लिखोगे तो आपके पास 29106 आ जाएगा 7/22। तो आपने क्या करना है, 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास आ जाएगा 203742। तो आपने सिंपल इसको डिवाइड करवाना है 22 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 9261। तो जब आप इसकी इस तरह भी सिंपल कैलकुलेटर में लिख सकते हो, ठीक है, और या इसकी रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करोगे तो आपके पास 1/3 आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हो उसको आपने 1 की फॉर्म में लिखना है। तो इसको जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि रेडियस आपके पास आ गया 21
सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में या इसकी डेफिनेशन जो हमने आज पढ़ी हैं, हिस्ट्री देखी है, इसकी एप्लीकेशन देखी है, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।